नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं, जहां आप डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डिराइव किए गए होते हैं और साथ ही में एक बार यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस की अनुमति भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देश के 100 सबसे दक्ष एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का अनुभव प्राप्त करते हैं। मैं ज्योग्राफी से JRF 5 सालों से यूपीएससी सीएससी के लिए अध्यापन कर रहा हूँ, साहित्यिक अभिरुचि रखता हूँ और आपके साथ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँगा आगे। यहाँ पर एक डाइवर्स कोर्सेज का बंच आपको मिल जाएगा, जहाँ 15,000 से भी अधिक कोर्सेज रन कर रहे हैं अनअकैडमी पर। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस और आइकनिक। प्लस के लिए 12 मंथ की फीस 49,500 है। रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। वहीं 12 मंथ की जो फीस है आइकनिक के लिए वो 74,500 रुपीज है। यहाँ भी ए विक्रम 10 रेफरल कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 6 महीने का बैच, 1 ईयर कंप्लीट बैच, 2 ईयर कंप्लीट बैच, एनसीईआरटी बैचेस रन कर रहे हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अनअकैडमी के सबसे प्रत्याशित सबमिट सबमिट 2.0 2 दिनों के लिए 21, 20 और 21 को हेल्ड होगी। आज 20 की सबमिट चल रही है, 21 को ये दोबारा हेल्ड होगी। कल सुबह 10 बजे से ज्वाइन करेंगे। स्पीकर्स में कैलाश सत्यार्थी, दीपक, अद्वैत रनाडे और दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे लोगों के साथ देश के टॉप एजुकेटर्स होंगे, जो आपको यूपीएससी सीएससी के लिए गाइड करेंगे। एनीवन who is keen on cracking UPSC civil services can join it. So ज्वाइन कर लेंगे आप सब। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सबमिट है। 10 बजे ज्वाइन करना, इसे ना भूलें। प्लस और आइकनिक दोनों को एक साथ पढ़ने का सुनहरा अवसर अनअकैडमी पर, जहां पे आप यूपीएससी सीएससी का प्लस ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस आइकनिक एक साथ पढ़ सकते हैं। दोनों की फीस, कंबाइंड फीस जो है 12 महीने के लिए 88,000, जबकि 24 महीने के लिए 1,31,510 रुपए है। यहाँ भी रेफरल कोड विक्रम 10 यूज करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए, हमने अपनी ड्यूटीज पूरी करके अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम लोग ज्वार और भाटा यानी कि टाइड एंड एब डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये क्या होता है इसके परिचय की बात करेंगे। फिर वो बल कौन कौन से हैं, फोर्सेस कौन कौन से हैं जिनके कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ज्वार एवं भाटा की उत्पत्ति होती है। फिर ज्वार के प्रकार यानी कि टाइप्स की बात कर रहे होंगे। फिर टाइम ऑफ टाइड की यानी कि ज्वार के समय की बात करेंगे, और ज्वार से उत्पत्ति दिए गए ज्वार की उत्पत्ति से दिए गए सिद्धांत में न्यूटन के सिद्धांत की बात कर रहे होंगे इस चैप्टर के या इस टॉपिक या इस सेशन के दौरान। यदि हम ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही सामान्य परिभाषा अभी तक आप सब लोग सुनते और जानते आए होंगे कि पृथ्वी के सतह पर जल का, जलीय तल का ऊपर की उठना, ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर उठना जो है वो टाइड कहलाता है। टाइड। लेकिन वहीं पे समुद्री भाग में, वहीं पर या उसी समुद्री भाग में सापेक्षिक रूप से दूसरे जगह जल स्तर में कमी आने का संबंध एब से होता है। एक तरफ जहां जल ऊपर की ओर उठता है, महासागरीय पृष्ठ का जल ऊपर की ओर जब उठता है, तो उसके दूसरे हिस्सों में, उसी महासागर के दूसरे हिस्सों में जल स्तर में कमी आती है, जिसे एब कहते हैं। जबकि जहां पे जल ऊपर की ओर उठ रहा होता है उसे टाइड कहते हैं। ठीक बात। ये जो जल ऊपर उठ रहा होता है या फिर नीचे जा रहा होता है, यह सापेक्षिक रूप से संभवतः चंद्रमा या मून के या फिर सूर्य के या पृथ्वी के अपने आकर्षण बलों के कारण होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के इन ज्वारीय बलों में सूर्य और चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल को प्रमुख माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा और सूर्य के
गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो महासागरीय जल के विशालतम तरंग के रूप में ऊपर उठने की प्रक्रिया को टाइड कहा जाता है, या घूर्णन करती हुई पृथ्वी के सतह पर, जलीय सतह पर चंद्रमा और सूर्य के ज्वार उत्पादक या गुरुत्वाकर्षण बल से इसके जल में वृद्धि होती है, या जल स्तर में वृद्धि होती है, या जलीय तरंग के रूप में महासागरीय जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया को टाइड कहते हैं या ज्वार कहते हैं। जबकि महासागरीय जल के नीचे जाने की प्रक्रिया सापेक्षिक रूप से उसी समय नीचे जाने की प्रक्रिया जो है वो ऐब या भाटा कहलाती है। भाटा की जो गहराई होती है, भाटा की गहराई भाटा की गहराई जो होती है वो डिपेंड करती है ज्वार की ऊंचाई पर। ज्वार की ऊंचाई पर ऊंचाई पर ज्वार जितना अधिक ऊंचा होगा, ज्वार जितना अधिक ऊंचा होगा, भाटा उतना ही अधिक गहरा होता है। यानी कि ज्वार के सापेक्षिक रूप से ऊंचे होने पर भाटा की गहराई उतनी ही अधिक होगी या सापेक्षिक रूप से अधिक ऊंची होगी। वस्तुतः ज्वार ब्रह्मांडीय कारणों से उत्पन्न एक प्रकार का क्या है, दोलन है, जो जल के अणुओं को भी प्रभावित कर देता है। और यही नहीं, ज्वार यानी कि टाइड जो होते हैं वो बंदरगाहों के निर्माण में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को समुद्र से ऊर्जा, यानी कि जैसे टाइडल एनर्जी के नाम से भी आजकल जाना जाता है, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी आदि को प्रभावित करते हैं। या ये हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या करते हैं, मानव के जीवन को या मानवीय अस्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। मानवीय अस्तित्व को भी ये प्रभावित करते हैं। यदि इसके हम ज्वार उत्पादक बलों को या ज्वार उन बलों की बात करें जिनके कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार आते हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका अनुपातिक मान 11/5 होता है। दूसरे ज्वार उत्पादक बलों में पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित या घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल। तीसरा है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। इसके अलावा कर्षण बल भी महत्वपूर्ण है पृथ्वी के सतह पर ज्वारों के उत्पत्ति को निर्धारित करने के लिए। पृथ्वी के सतह पर चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा, प्रत्येक पिंड के पास अपना मास होता है, प्रत्येक पिंड के पास अपना मास होता है, और उसी मास के सापेक्षिक या उसी मास के सापेक्ष में उसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स पिंड के मास द्रव्यमान के साथ द्रव्यमान के साथ दो पिंडों के दो पिंडों के दो पिंडों के मध्य दूरी पर भी निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो अत्यधिक कम है, यही कारण है कि यही कारण है कि पृथ्वी के सतह पर आने वाले ज्वार का मुख्य कारण सन न होकर के मून है, मून है या चंद्रमा है। अब हम ज्वार के यदि प्रकारों की बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण गतियों के कारण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं या बन जाती हैं। इससे ही ज्वार उत्पादक बलों में अंतर आ जाता है। ज्वार उत्पादक बलों में अंतर के आधार पर ज्वार को कई प्रकारों से या कई भागों में बांटा जा सकता है। कहने से तात्पर्य यह है कि यदि स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता, या स्थितियां ये सभी के सभी स्टैटिक अवस्था में होते, गतिमान नहीं होते, बल्कि स्थिर होते, स्टैटिक स्टेट में होते, या स्टैटिक नेचर के सभी ग्रह होते, या सभी खगोलीय पिंड स्टैटिक नेचर के होते, तो इनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसके कारण ज्वार और भाटा की ऊंचाई या गहराई बिल्कुल फिक्स होती, स्थिर होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी ज्वार ऊंचे आते हैं तो कभी ज्वार निम्न आते हैं।
यानी कि ज्वार की ऊंचाई और गहराई में, भाटे की गहराई में भिन्नता देखने को मिलती है। वह भिन्नता पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जैसे खगोलीय पिंडों के अपने जगह पर स्थिर न होकर के बल्कि विभिन्न प्रकार की गतियों में संलग्न होने के कारण होता है, जिसके कारण इनकी स्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे ये कभी नजदीक आते हैं तो कभी दूर जाते हैं। और यही इनकी स्थितियों में परिवर्तन के कारण ज्वार की ऊंचाई में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पूर्ण ज्वार, ज्वार के प्रकारों की यदि हम बात करें तो स्प्रिंग टाइड या पूर्ण ज्वार। पूर्ण ज्वार सामान्य ज्वारों से यानी कि औसत ज्वारों से लगभग 20% ऊंचे होते हैं। ये सामान्यतः अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। फुल मून, ये फॉल मून नहीं होगा, फुल मून होगा। फुल मून और न्यू मून के दिन आते हैं। इन दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, अर्थात एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक ही क्षैतिज तल पर स्थित होते हैं, जिसे सिजगी भी कहते हैं। सिजगी, सिजगी भी कहते हैं, सिजगी कहते हैं। सिजगी की स्पेलिंग सही कर लेंगे, सिजगी, सिजगी कहते हैं इसे। सिजगी की स्थिति कहते हैं जो कंजक्शन और अपोजिशन से मिल करके बनती है, हम डिस्कस करेंगे अभी। एक तरफ सन होता है, एक तरफ इस दशा में सन होता है। सन से सन से दूसरी तरफ बीच में मून, और एक तरफ जब पृथ्वी होती है, एक तरफ पृथ्वी होती है, पृथ्वी होती है और सन और मून दोनों एक दिशा में होते हैं पृथ्वी के, तो ऐसी स्थिति को कंजक्शन की स्थिति कहते हैं, या स्प्रिंग टाइड का एक हिस्सा है जिसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन की स्थिति कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी में युति की स्थिति कहते हैं, युति की स्थिति कहते हैं। सामान्यतः इस दशा में चंद्रमा और सूर्य दोनों का ज्वार उत्पादक बल एक साथ और एक दिशा में कार्य करता है, इसलिए पृथ्वी के सतह पर इस समय सर्वाधिक ऊंचे ज्वारों की अनुभूति होती है। सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं इस दशा में, यानी कि कंजक्शन की स्थिति में सर्वाधिक ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। वहीं एक स्थिति ऐसी होती है जब पृथ्वी बीच में हो, मून एक तरफ हो, एक तरफ मून एक तरफ हो, और मून एक तरफ होता है और सन एक तरफ होता है, सन दूसरी तरफ होता है, मून दूसरी तरफ होता है। ये स्थितियां इसलिए होती हैं क्योंकि चंद्रमा स्वयं पृथ्वी की एक दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पर लगभग 27 सही 1/2 दिनों में चक्कर लगाता है, जिसके कारण इसकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। चक्कर लगाते लगाते एक बार ये चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो एक बार पृथ्वी के दूसरी तरफ होता है, जिसके कारण यह स्थिति बनती है। इस स्थिति को वियुति की स्थिति कहते हैं, अपोजिशन की स्थिति कहते हैं। अपोजिशन, अपोजिशन की स्थिति कहते हैं या वियुति की स्थिति कहते हैं। वियुति की, वियुति की स्थिति कहते हैं। दोनों स्थितियों को कंबाइंडली, दोनों स्थितियों को साथ में युति वियुति, युति वियुति, युति वियुति या सिजगी की स्थिति कहते हैं। सिजगी की स्थिति कहते हैं। सिजगी की स्थिति के दौरान, और सिजगी में भी सामान्यतः कंजक्शन के दौरान सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जबकि इस समय वियुति के समय थोड़े कम ऊंचाई के ज्वार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। तो लेकिन इन दशाओं में जो ज्वार आते हैं वो सामान्य ज्वारों से लगभग 20% अधिक आते हैं। दोनों ही दशाओं में सामान्य ज्वारों की तुलना में जो ज्वार आते हैं वो लगभग 20% ऊंचे ज्वार आते हैं, हाई टाइड आते हैं, युति और वियुति दोनों की स्थिति में। युति की स्थिति का संबंध जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में, चंद्रमा और सूर्य के मध्य में, सॉरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा होता है, जिसे युति कहते हैं। ऐसे में मून, न्यू मून होता है,
पूरी तरह से ये पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश को ढक लेता है, पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है, जिसे न्यू मून की अवस्था भी कहते हैं या अमावस्या की अवस्था भी इसे कह सकते हैं, अमावस्या भी कहते हैं इसे। और वहीं फुल मून की अवस्था जो होती है वो पूर्णिमा कही जाती है। पूर्णिमा यानी कि वियुत की स्थिति में पूर्णिमा होती है और युत की स्थिति में अमावस्या होती है। युत और वियुत की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो, पर पृथ्वी से एक तरफ पृथ्वी से एक तरफ सूर्य हो और एक तरफ चंद्रमा हो, यानी कि पृथ्वी बीच में हो, ऐसी स्थिति को वियुति कहते हैं। इन दोनों दशाओं में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं, परंतु युति का ज्वार अंशतः वियुति के ज्वार से बड़ा होता है, ये हमने बताया है। इस समय भाटा की गहराई भी सर्वाधिक होती है, क्योंकि भाटा की गहराई ज्वार की ऊंचाई से संबंधित होती है। हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब कभी ज्वार जितना अधिक ऊंचा होगा, भाटा उतना ही अधिक गहरा होगा। अब बात करेंगे लघु टाइड की या निप टाइड। ये निप टाइड है। निप टाइड की बात करेंगे जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों एक सीध रेखा में न हो, ये तीनों एक सीधी रेखा में न हो करके, एक सीधी स्थिति में न हो करके, बल्कि ये तीनों जो है एक सीध रेखा में न होकर, बल्कि तीनों क्वाड्रेचर की स्थिति में हो, यानी कि सन, एक तरफ सन हो, एक तरफ अर्थ हो, और इससे अर्थ, सन और चंद्रमा के बीच और कहीं यहाँ पे मून हो, दोनों के बीच में राइट एंगल या 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो, यानी कि दोनों क्वाड्रेचर की स्थिति को होते हैं। क्वाड्रेचर की स्थिति में होते हैं, क्वाड्रेचर की स्थिति में होते हैं, उसे समकोणिक स्थिति कहते हैं। तीनों का बल, पृथ्वी का अपना अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है, सूर्य का बल विपरीत दिशा में और चंद्रमा का बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में। और इस स्थिति में माह में 2 बार ये स्थितियां होती हैं, सप्तमी और अष्टमी के सप्तमी और अष्टमी के समय में होती हैं। एक माह पर किसी भी स्थान पर 2 बार लघु ज्वार आते हैं, और ऐसी स्थितियों में सभी के अपने अपने, यानी कि सभी खगोलीय पिंडों के अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के या ज्वारीय बलों के विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण इस समय लघु ज्वारों की उत्पत्ति होती है। इस दशा में जो ज्वार आते हैं वो लो टाइड होते हैं, और इसीलिए जो गहराई होगी भाटा की, एब की जो गहराई होगी एब की जो गहराई होगी वो भी कम होती है या बहुत अधिक गहरे नहीं होते हैं। लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार की तुलना में, यानी कि इस दशाओं में जो ज्वार की उत्पत्ति होती है या ज्वार होते हैं, वो सामान्य या औसत ज्वारों से लगभग 20% कम के होते हैं या छोटे ज्वार होते हैं। लघु ज्वार के समय भाटा की गहराई भी कम होती है। ठीक बात। अब बात करेंगे हम लोग ज्वार के प्रकारों में एक अन्य प्रकार की, यानी कि अयन वृत्ति या ट्रॉपिकल टाइड्स की। ट्रॉपिकल टाइड से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सूर्य की तरह चंद्रमा भी भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तर और दक्षिण की ओर अपनी स्थितियां बदलता रहता है, यानी कि सूर्य जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक बार 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर सीधी ऊर्जा प्राप्त करती है और एक समय 23.5 डिग्री दक्षिणी पर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियां भी पृथ्वी के संदर्भ में बदलती रहती हैं और उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति बनती है। जहां सूर्य की स्थिति एक वर्ष में पूरी होती है, वहीं चंद्रमा की यह स्थितियां 27 से ही 5 दिन में पूरी कर लेता है, या सूर्य की जो स्थितियां बदलती हैं वो लगभग वर्ष भर में बदलती हैं। लेकिन चंद्रमा जो होता है, क्योंकि 27 से ही 1/2 दिन या 27.5 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो ये स्थितियां चंद्रमा के सापेक्ष
27.5 दिनों में ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए जब चंद्रमा कर्क रेखा पर लंबवत स्थित होता है तो कर्क रेखा पर ज्वार अधिक ऊंचे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि पृथ्वी के सतह पर ज्वार उत्पादक बलों में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण है या प्रमुख है, क्योंकि पृथ्वी से दूरी के कम होने के कारण जो टाइडल फोर्स होती है वो अनुक्रमानुपातिक होती है। टाइडल फोर्स जो होता है वो अनुक्रमानुपातिक या समानुपातिक होता है डिस्टेंस के डिस्टेंस से डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस कम होने पर ज्वार अधिक होता है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होगा। डिस्टेंस अधिक होने पर ज्वार कम आएगा। निप टाइड की स्थिति जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ अर्थ और तीसरी तरफ चंद्रमा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ज्वार की जो ऊंचाई होगी इस समय कम होगी, जबकि दूसरी ओर मकर रेखा पर लंबवत होता है। मकर रेखा पर लंबवत होता है ज्वार केंद्र पर उच्च ज्वार आता है। यानी कि जब चंद्रमा अपनी स्थिति बदलेगा और कहां पर, मकर रेखा पे, कर्क रेखा पे एक बार जब सीधा चमकेगा तो कर्क रेखा पर ज्वार की उत्पत्ति सर्वाधिक होगी या ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होगी। वहीं जब मकर रेखा पर आएगा तो मकर रेखा पर ज्वार की उत्पत्ति या ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होगी। इस प्रकार के ज्वार को अयन वृत्ति या ट्रॉपिकल, ऑपिकल नहीं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल टाइड कहते हैं या अयन वृत्ति ज्वार कहते हैं। वहीं इन स्थितियों के विपरीत जब स्थिति बदल जाती है या स्थिति हो जाती है, यानी कि इक्वेटर पे चंद्रमा सीधा चमकता है, यानी कि इसी प्रकार जब चंद्रमा की स्थिति विषुवत रेखा पर लंबवत होती है या सीधा चमकता है तो विषुवत रेखा के ज्वार केंद्र में उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार के ज्वार को भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल टाइड के नाम से जाना जाता है। अब ज्वार के स्थितियों में या ज्वार के प्रकारों में अन्य ज्वार की बात करें तो अपभू और उपभू, अपोजी और पेरिजियन, अपोजियन एंड पेरिजियन स्थितियों के कारण भी ज्वार में या ज्वार की ऊंचाई में कमी या वृद्धि होती रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार परिपथ में कर रहा होता है या करता है तो इस दौरान पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरियों में भी अंतर आता रहता है। अंतर कैसे? अंतर इस सापेक्ष में कि जब एक इलिप्टिकल पाथ पे ये चक्कर काट रहा होता है तो एक समय यह दूर होता है जबकि एक समय यह सबसे नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, नजदीक होता है। और एक समय दूरी जो होती है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है। जब दूरी कम होती है तो दूरी कम होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल अधिक प्रभावित होता है। ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है और इसके कारण इस समय यानी कि पेरिजी के समय सापेक्षिक रूप से ऊंचे ज्वार आएंगे या ऊंचे ज्वारों की उत्पत्ति होगी। वहीं अपोजी के समय यानी कि दूरी के अधिक होने पर दूरी के अधिक होने पर ज्वार उत्पादक बल जो होगा वो कम लगेगा। ज्वार उत्पादक बल में कमी आएगी और इसके कारण जो ज्वार होगा वो सापेक्षिक रूप से निम्न होगा, यानी कि कम ऊंचाई का होगा। ठीक बात है। जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे पास होता है अर्थात पृथ्वी चंद्रमा के केंद्र के मध्य की दूरी केवल 3.56 लाख किमी होती है तो इस समय चंद्रमा को उपभू या पेरिजी की स्थिति कहते हैं। इस समय
इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार का अनुभव होता है, जो सामान्य ज्वार से लगभग 15% से 20% ऊंचा होता है। इस ज्वार को उपभू ज्वार के नाम से या पेरिजीटाइट के नाम से या पेरिजियन टाइट के नाम से भी जाना जाता है। उसके विपरीत जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, अर्थात चंद्रमा के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की दूरी लगभग 4.7 लाख किलोमीटर होती है, तो इसे अपभू या अपेजियन या अपेजी की स्थिति कहते हैं। अपोजी की स्थिति कहते हैं, अपोजी अपोजी की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में जो ज्वार उत्पादक बल होता है वो न्यूनतम होता है, हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया भी था, जिसके कारण लघु ज्वार नीप टाइड उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से लगभग 20% कम होगा। ये ध्यान रखने की बात है कि जब ज्वार लगभग 20% कम होगा तो ठीक उसी समय भाटा की गहराई जो होगी वो भी लगभग 20% कम होगी। ऐसे ज्वार को अपभू ज्वार या पेरिजियन सॉरी अपोजियन टाइड कहते हैं। ऐसे ज्वार को अपोजियन टाइड या अपभू ज्वार कहते हैं। इसके साथ ही जब कभी दीर्घ ज्वार तथा उपभू ज्वार एक साथ स्थिति बनती है तो ज्वार की ऊंचाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब उपभू ज्वार यानी कि पेरिजियन टाइड पेरिजी की स्थिति बने और साथ ही में उसी समय स्प्रिंग टाइड की स्थिति बने या हाई टाइड की स्थिति बने, कंजक्शन की स्थिति बने, यानी कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध रेखा में हो और पृथ्वी के कहने से तात्पर्य है कि पृथ्वी एक तरफ हो, मून एक तरफ हो और सन एक तरफ हो और इस समय पृथ्वी और मून के बीच में दूरी दूरी भी सबसे कम हो, दूरी भी सबसे कम हो कम हो। ऐसी स्थिति में इन दोनों के सापेक्षिक यानी कि इन दोनों के संयुक्त बल के साथ साथ चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य दूरी के कम होने के प्रभाव से जो ज्वार की उत्पत्ति होगी वो लगभग 40% बड़ा ज्वार होगा। यानी कि इस स्थिति में असामान्य रूप से ज्वार की ऊंचाई जो होगी वो बढ़ जाएगी, या ये इस समय जो ज्वार की ऊंचाई होगी वो किसी भी दशा में आने वाले ज्वारों से सबसे अधिक होगी या सर्वाधिक होगी। तो दूसरी ओर जब कभी लघु ज्वार और अपभू की स्थिति एक साथ बन जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नीप टाइड की यानी कि क्वाड्रेचर की स्थिति बन जाए, यानी कि सन एक तरफ हो, अर्थ एक तरफ हो, एक तरफ अर्थ हो, एक तरफ सन हो और मून एक तरफ हो, और ऐसी स्थिति में दूरी इन दोनों के मध्य चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य दूरी भी क्या हो, दूरी भी सर्वाधिक हो सर्वाधिक हो सर्वाधिक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो ज्वार आएगा वो सबसे छोटा ज्वार होगा सबसे छोटा ज्वार होगा सबसे छोटा ज्वार या सबसे छोटे ज्वार की उत्पत्ति होगी। वहीं दैनिक ज्वार से तात्पर्य, दैनिक ज्वार की यदि हम बात करें कि डेली टाइड यानी कि डायर्नल टाइड भी इसे कहते हैं, डायर्नल 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 टाइड भी कहते हैं इसे। डेली टाइड या डायर्नल टाइड की यदि बात करें तो किसी भी एक ज्वार केंद्र पर यानी कि किसी भी स्थान में एक दिन में आने वाले एक ज्वार और भाटा को दैनिक टाइड यानी कि डायर्नल टाइड का नाम दिया जाता है, दैनिक ज्वार का नाम दिया जाता है या दैनिक भाटा का नाम दिया जाता है। यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। क्यों आता है वो ज्वार के टाइम में यानी कि टाइम ऑफ टाइड में इसकी बात करेंगे। यह ज्वार चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। वहीं अर्धदैनिक ज्वारों से संबंध ऐसे ज्वार से है जब किसी एक स्थान पर या किसी केंद्र पर ज्वारीय केंद्र पर
प्रत्येक दिन में यानी कि एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा की उत्पत्ति हो। यानी कि दिन में 2 बार यदि कोई स्थान ज्वार और भाटा क्रमशः ज्वार और भाटा, 2 ज्वार और 2 भाटाओं की अनुभूति कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है इन्हें, तो ऐसी स्थिति में आधे आधे दिन पर यानी 12 घंटे कुछ मिनट या 12 घंटे के अंतराल पे आने वाले 2 ज्वारों को अर्धदैनिक ज्वार की संज्ञा दी जाती है। यह प्रत्येक ज्वार लगभग 12 घंटा 26 मिनट के बाद आते हैं, एग्जैक्ट टाइम पर नहीं आते हैं। यह ज्वार एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल से तथा दूसरी बार चंद्रमा के आकर्षण बल से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल से यानी कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण आते हैं। वहीं मिश्रित ज्वार की यदि बात करें, मिक्स टाइड की बात करें, तो किसी भी स्थान पर आने वाले 2 असमान ऊंचाई वाले अर्ध दैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार की संज्ञा दी जाती है। अर्थात इसमें प्रत्येक दिन के दोनों अर्ध दैनिक ज्वारों की ऊंचाई में अंतर होता है, नाम से भी, यानी कि जो ऊंचाई होगी वो भिन्न होगी, समान ऊंचाई के नहीं होंगे। ऐसे ज्वारों को मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ऐसे ज्वारों में इंग्लिश चैनल में इंग्लिश चैनल में ऐसे ज्वारों को देखा जाता है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में, जहां पे सर्वाधिक ज्वार भी आते हैं, एक दिन में लगभग 5 ज्वार। इंग्लिश चैनल ऐसा जगह है जहां पे एक दिन में लगभग 5 मिश्रित ज्वार या ज्वार देखने को मिलते हैं या अनुभूत किए जाती हैं। अब बात करेंगे टाइम ऑफ टाइड की, कि आखिर ये एग्जैक्ट 12 घंटे के टाइम पर या फिर एग्जैक्ट 24 घंटे के टाइम पर टाइड ना आकर के 12 घंटे 26 मिनट या 24 घंटे 52 मिनट की देरी से क्यों आते हैं, इन चीजों पर या इस पर बात करेंगे। प्रत्येक स्थान पर सामान्यतया दिन में 2 ज्वार आता है। यह ज्वार पूर्ववर्ती ज्वार के 26 मिनट के बाद आता है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी परिक्रमा और परिभ्रमण करता है, अतः पृथ्वी के अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करने से लगाती है, तो चंद्रमा क्या करता होगा, उस उतनी ही दूरी में 24 घंटे में, चूंकि वो 27 दिन में पूरी एक चक्कर लगा लेता है, कुछ आगे निकल जाता है। अब देखने का प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में 24 आवर में एक चक्कर लगा लेती है, एक बार घूम जाती है। एक बार घूम जाने से तात्पर्य है कि एक चक्कर अपनी एक्सिस पे लगाती है। सपोज करिए कोई एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु, मान लीजिए मुंबई है। मुंबई मुंबई है। मुंबई यदि चंद्रमा के सम्मुख है या इसका यहाँ पे आने वाले ज्वार का जो टाइम है वो एग्जैक्टली कोई भी एक टाइम मान लेते हैं हम लोग, 12 PM या 12 AM, जो भी मानेंगे, 12 AM या 12 PM, 12 AM मान लेते हैं कि एक ज्वार 12 AM पर यहाँ आया, और फिर एक ज्वार जो है एग्जैक्टली उसी समय पर 12 AM पर ही उसी बिंदु के जस्ट अपोजिट वाले बिंदु पर कहीं पर पृथ्वी पर एकदम से, जैसे 74 डिग्री ईस्टर्न लगभग स्थिति है मुंबई की, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो इसके जस्ट अपोजिट दूसरे हेमिस्फेयर में 100 कुछ डिग्री अक्ष देशांतर पर जब ज्वार की अनुभूति होगी, तो वहां भी टाइम 12 AM हो रहा होगा। 12 AM हो रहा होगा, जो पृथ्वी के अपने अभिकेंद्रीय बल के कारण होगा। जब यहाँ पे चंद्रमा होगा तो अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पे अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा, विपरीत दिशा में अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। जब पृथ्वी का यही स्थान 24 घंटे में रोटेट करके 12 घंटे में जब यहाँ पहुंच जाएगा, और कोई विपरीत स्थान जो यहाँ था वो यहाँ आएगा, चंद्रमा के सम्मुख होगा, तो यहाँ पर 12 घंटे बाद फिर से प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, और यहाँ पे मुंबई में अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। लेकिन फिर 24 घंटे के अंतराल पर या 24 घंटे के बाद मुंबई एक चक्कर कंप्लीट करके, एक पूरी सर्कल कंप्लीट करके पुनः जब यहाँ आएगा, तो ये मून जो है, चूंकि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है
और ये परिक्रमा लगभग 27 सही 1/2 दिन में पूरी करता है। ये अपने स्थान से कुछ आगे निकल चुका होगा, अपने स्थान से कुछ आगे निकल चुका होगा, और इसके सम्मुख जाने में या इसके मध्य यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, वही टाइम इस स्थान को लगभग 52 मिनट के बराबर लगता है। 52 मिनट के बराबर लगता है, और 52 मिनट का आधा जो होता है वो 26 मिनट होता है, जिसके कारण 24 घंटे में जब ये विपरीत स्थिति में जाएगा तो वो 26 मिनट लगता है। और एक बार एक चक दोबारा जब उसी स्थान को चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में लगभग 24 घंटे 52 मिनट का टाइम लगता है। यही कारण है कि जो दैनिक ज्वार होते हैं, दैनिक ज्वार यानी कि एक दिन में एक स्थान पर आने वाले ऊंचे ज्वारों की जो टाइमिंग होती है वो एग्जैक्टली 24 घंटे न होकर के 24 घंटे 52 मिनट होती है। अतः प्रत्येक 24 घंटे बाद वह स्थान चंद्रमा के सामने होना चाहिए, परंतु तब तक चंद्रमा भी अपने पश्चिम से पूर्व की परिक्रमण के कारण आगे निकल जाता है। अतः उस स्थान को चंद्रमा के सामने आने में लगभग 52 मिनट का टाइम लगता है। और यही कारण है कि एक दैनिक ज्वार जो होगा वो एग्जैक्टली 24 घंटे में ना आकर के 24 घंटे 52 मिनट पर आता है। और दैनिक ज्वार प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट पर आता है, लगभग आधा टाइम। सपोज करिए, उदाहरण के लिए यदि हम मान लें किसी स्थान पर 0 डिग्री देशांतर पर चंद्रमा के सामने है, तो निम्नलिखित 4 स्थितियां उत्पन्न होंगी। पहला, 0 डिग्री देशांतर पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार उत्पन्न होगा। दूसरा ये होगा कि ठीक उसके अपोजिट यानी कि 180 डिग्री अक्षांश देशांतर पर 180 डिग्री देशांतर पर अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में इनडायरेक्ट टाइड, जो ज्वार उत्पन्न होगा वो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होगा। यहाँ पर अप्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होगी। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी उसके विपरीत बल लगाता है, जिसके कारण विपरीत दिशा में या विपरीत तल पर भी एक ज्वार की अनुभूति होती है। चंद्रमा के विपरीत अपोजिट प्लेस पर। और लगभग इसमें जो एग्जैक्ट टाइमिंग जो होती है वो एग्जैक्ट होगी, ठीक वही टाइमिंग होगी जिस टाइम पर यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से 0 डिग्री देशांतर पर ज्वार आ रहा है। वहीं 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतरों पर अभिकेंद्रीय बल की अधिकता होने के कारण भाटा की उत्पत्ति होती है। अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र की ओर लगने वाले बल की अधिकता होने के कारण भाटा की उत्पत्ति होगी 90 डिग्री अक्षांशों पर। यानी कि पृथ्वी यहाँ स्थित है, चंद्रमा मान लें कि ये है और ये अर्थ है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जल खींचेगा, डायरेक्ट टाइड आएगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट टाइड होगा, डायरेक्ट या डायरेक्ट टाइड होगा। मान लीजिए किसी भी एक टाइम पर एग्जैक्ट 0 डिग्री देशांतर है यहाँ, तो 180 डिग्री देशांतर पर पृथ्वी के अपने अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइड की अनुभूति होगी। इनडायरेक्ट टाइड की अनुभूति होगी, टाइड होगा उसी टाइम पर एकदम अपोजिट बिंदु पर पृथ्वी के। वहीं 90 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से जलों के खींचने के कारण यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिससे नीचे की ओर बल लगेगा, केंद्र की ओर बल लगेगा, और यहाँ भाटा की उत्पत्ति होगी। भाटा की उत्पत्ति होगी यानी कि जल स्तर में कमी आएगी। ठीक, भाटा की उत्पत्ति होगी 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतरों पर। ठीक इसी प्रकार 12 घंटे 26 मिनट बाद 180 देशांतर पर चंद्रमा ठीक सामने होगा, यानी कि 12 घंटे बाद ये साइकिल रिवर्स हो जाएगी। जहां पे प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा था, अब वो चंद्रमा के सामने होगा 12 घंटे 26 मिनट बाद, और यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्वार आएगा और इस स्थान पर पुनः अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा, जिससे पुनः दोनों स्थानों पर ज्वार तथा 2 स्थानों पर भाटा उत्पन्न होंगे या भाटा की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं जो ये स्थान जो अभी समकोणीय स्थिति पर थे, वो लगभग 6 घंटे
13 मिनट के बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे इसके सामने, और 6 घंटे 13 मिनट के बाद यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति होगी। अतः एक स्थान पर ज्वार की उत्पत्ति 12 घंटे 26 मिनट के बाद होती है, तो ज्वार आने का जो समय होता है वो 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा की उत्पत्ति से सुनिश्चित होता है। या ज्वार आने के बाद 6 घंटे 13 मिनट बाद जो है यहाँ पे पुनः भाटा की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करें ज्वार के संबंध में दिए गए सिद्धांतों की या संबंधित दिए गए सिद्धांतों की, तो सबसे पहला सिद्धांत और महत्वपूर्ण सिद्धांत आइटन का संतुलन न्यूटन का आइजैक न्यूटन का संतुलन सिद्धांत है। इस सिद्धांत का आधार गुरुत्वाकर्षण बल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक पिंड बल के कारण दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। पिंड में बल के यानी कि उसके मास के कारण दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल है भाई, सेंट्रीपिटल। और दूसरा जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल होगा। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। इनका मानना है कि प्रत्येक पिंड में दो तरह के बल होंगे, एक जो पिंड की ओर खींचेगा और एक पिंड से दूर या पिंड से बाहर की ओर लगेगा। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है वहां पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण दैनिक ज्वार या प्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती है, तथा ठीक विपरीत वाले देशांतर पर अपकेंद्रीय बल के कारण यानी कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अर्धदैनिक ज्वार की उत्पत्ति या अप्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस तरह जल तल में उत्थान के कारण इन स्थानों के ठीक मध्य में दो देशांतरीय स्थानों पर जल तल में जो कमी आती है, जैसा कि हमने टाइम ऑफ टाइड में भी देखा था, उसे ही भाटा कहते हैं। इनका सिद्धांत इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, जो किसी पिंड के दो तरह के बलों पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सों के आधार पर कार्य करता है। आज के लिए बस ये इतना ही। अनअकैडमी सबमिट 2.0 रन कर रहा है। 20 और 21 2 दिन चलेगा सुबह 10 बजे से, सो इसे ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको कैलाश सत्यार्थी और अन्य तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, और देश के टॉप एजुकेटर्स भी होंगे जो आपको यूपीएससी सीएससी के लिए गाइड करेंगे। सो ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।